किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, सुव्यवस्थित ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को कर्मयोगी बनना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। जिस प्रकार साधु अपनी भक्ति में लीन रहता है, अपने कर्म को करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी होना चाहिए। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने विज्ञान को शुरू किया था, वो भी जीव विज्ञान को, जिसमें हमारा टॉपिक था कोशिका। हमने कोशिका के बेसिक जानकारी भी पढ़ी। कोशिका कितने प्रकार की होती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सब में अंतर देखा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाए, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, लाइबोसोम, सेंट्रोसोम इत्यादि और भी सारे हैं। तो आज हमें इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी सीखना है, विस्तार से पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो हमारी जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, इन जंतु कोशिका, पादप कोशिका में जो कोश का द्रव होता है, कोश का द्रव में अनियमित रूप से विस्तृत, क्या अनियमित रूप से विस्तृत कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, सूत्र कणिका कहलाता है। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अर्थात फिर सुनिए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में जो कोश का द्रव होता है, उस द्रव में अनियमित रूप से, किस रूप से? अनियमित रूप से कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किसकी खोज? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक हुए, कॉलिकर महोदय। कौन हुए? कॉलिकर महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हम थोड़ा उनके बारे में बात कर लें। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और किन किन विद्वानों ने चर्चा की है, इन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जैसे अगर हम शब्द की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो हमारे ऐसे विद्वान हैं बेंडा महोदय ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। क्या दिया? शब्द दिया। अगर दोस्तों वहीं हम अल्टमैन महोदय की बात करें, अगर हम लूसेंट किताब को देखें तो हम उसमें लिखा हुआ पाएंगे कि अल्टमैन महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। लेकिन दोस्तों, अल्टमैन महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया, यानी उसके बारे में जानकारी जुटाई, है ना। किसने? अल्टमैन महोदय ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन, वहीं खोज की बात करें, अगर खोज का ऑप्शन आता है, अल्टमैन आता है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कॉलिकर आता है, अल्टमैन भी आता है, तो सही कौन माना जाएगा?
कॉलिकर माना जाएगा। दोस्तों एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा। क्या कहा? फाइला। इन्होंने कहा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसे हम अपना नाम देते हैं, अपने नाम पर नाम देते हैं, और क्या नाम दिया? फाइला दिया, क्योंकि फ्लेमिंग फाइला लगभग मैच खाता है, तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया? फाइला नाम दिया। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, अगर हम इन्हें इसकी बात करें कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो संतानें होती हैं, बच्चे होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया माताओं से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? माताओं से प्राप्त होती है, अर्थात संतानों में यह माताओं से प्राप्त होती है, माताओं से प्राप्त होती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें डिफरेंस देखा, तो हमने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ उपस्थित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो कहाँ है? यूकैरियोटिक कोशिका में है, उपस्थित होती है। दोस्तों जब यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है, तो हमें यहीं से एक पॉइंट और देखना है। क्या पॉइंट देखना है? कि यूकैरियोटिक कोशिका में रेखीय डीएनए और 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अर्थात रेखीय डीएनए और 80s प्रकार 80s प्रकार के क्या? राइबोसोम। दोस्तों कहीं कहीं हमें, अगर हम इसमें डीएनए की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो डीएनए का आकार हमें गोलाकार मिलता है, कि इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर देखें, तो इसमें रेखीय डीएनए होना लाजमी है ना। कहीं कहीं हमें गोलाकार डीएनए भी मिलता है, गोलाकार डीएनए, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन पर निर्धारित करेगा कि ऑप्शन में कौन सा डीएनए आ रहा है। दोस्तों अगर हम इसकी संरचना की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, तो कुछ इस प्रकार होती है। संरचना कुछ इस प्रकार से बनी होती है। दोस्तों इसमें एक डीएनए पाया जाता है। इस आधार पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए पाया जाता है, उसे एम आकार का एम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एम डीएनए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एम डीएनए किस में उपस्थित होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों अगर हम एम डीएनए के आकार की बात करें, तो जो एम डीएनए है इसका आकार गोलाकार होता है, गोलाकार, है ना।
दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पॉइंट और होते हैं, क्रिस्टा, एक होता है क्रिस्टी, क्रिस्टा क्रिस्टी, और यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं के तौर पे ऑक्सीसोम उपस्थित होता है। क्या होता है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। तो ये तो हुई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। दोस्तों अब हमें इसके देखना है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात करें जो महत्वपूर्ण भी हैं, एग्जामों में पूछे भी गए हैं, है ना। देखिए कार्य। वैसे तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांगों का पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन अंग कहते हैं। किसे कहते हैं? जी कोशिकांगों का, कोशिका का पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? कोशिका का पाचन तंत्र कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसके दूसरे कार्य की बात करें तो श्वसन क्रियाओं को संपादित कराना। क्या करना? श्वसन क्रियाओं को संपादित करना। दोस्तों जो इसका तीसरा कार्य होता है, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्वेश्चन में कई बार बना है कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ उपस्थित होता है। 2-3 कोशिकांगों के नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ ऊर्जा का निर्माण भी होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत की प्रक्रिया जब ऑक्सीकरण करेगा तो क्या निर्माण करेगा? ऊर्जा निर्माण करेगा। ऊर्जा का निर्माण। अगर उसने ऑक्सीकरण किया वहाँ से ऊर्जा निर्मित हुई। अगर हम इस ऊर्जा की बात करें, यह कैसी ऊर्जा है दोस्तों? इसे नाम दिया एटीपी ऊर्जा। क्या? एटीपी ऊर्जा। क्या नाम दिया? एटीपी ऊर्जा। एडिनोसिन ट्री फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्री फॉस्फेट ये क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है। दोस्तों कितनी ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे 30 से लेके 34 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। अगर हम उसकी मात्रा की बात करें तो 30 से 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों जब यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा तो इसे ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह।
ऊर्जा ग्रह, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या है, ऊर्जा ग्रह। दोस्तों जो एटीपी है, एडेनोसिन 3 फॉस्फेट, इसी एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा करेंसी, ऊर्जा करेंसी क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा करेंसी कहते हैं। पावर हाउस एक और अन्य नाम है, पावर हाउस अर्थात ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, एटीपी को ऊर्जा करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन 3 फॉस्फेट, है ना। और इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा करेंसी कहते हैं। एक और है, उपचयी क्रियाओं का नियमित करना, नियमन करना। क्या काम है, कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करना, यानी उपापचयी क्रिया, कोशिकाओं में जो उपापचयी क्रिया हैं उनका नियमन भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों ये तो हुई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसे थोड़ी एक नज़र में फिर से देखें कार्यों को, कोशिका का पाचन तंत्र भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। श्वसन क्रियाओं को संपादित कराना, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसका नाम एडेनोसिन 3 फॉस्फेट इसका फुल नाम है ना। और इसे एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा करेंसी कहते हैं। अपापचयी क्रियाओं को नियमन करना, एक और कार्य इसका अपापचयी क्रियाओं को नियमन करना। तो ये तो हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही हमें एक और कोशिकांग को देखना है, वो है हमारा लवक। इंग्लिश में इसे प्लास्ट कहते हैं। क्या है, लवक। हेडिंग डालिए, लवक यानी प्लास्ट। लवक, प्लास्ट। दोस्तों जो लवक होता है ना, यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। वहीं इसमें उपस्थित होकर इसका काम क्या होता है पादप कोशिकाओं में, दोस्तों भोजन का निर्माण करना, भोजन का संग्रहण करना। क्या कार्य होता है, भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण एवं उसका संग्रहण। क्या करना, संग्रहण करना, भोजन का निर्माण करना, उसका संग्रहण करना। फिर सुनिए, जो हमारा लवक है यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, उसका संग्रहण करना। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए हैकल। दोस्तों हैकल महोदय ने पादप कोशिका में लवक की खोज की, अर्थात लवक की खोज किसने की, हैकल महोदय ने। हैकल महोदय ने लवक की खोज करी। दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हरित लवक, आवर्णक लवक और वर्णक लवक। देखिएगा प्रकार।
लवक के प्रकार। कौन कौन से हैं? हरित लवक, इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो हमारा दूसरा अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। दोस्तों अगर वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसकी स्पेलिंग क्या है? LEU, ल्यूकोप्लास्ट, PLAST, ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों वहीं हम वर्णिक लवक की बात करें, इसकी वर्णिक लवक जो तीसरा होता है, वर्णिक लवक। वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों जैसे इसका नाम है ना हरित लवक, तो इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग होगा हरा, यानी हरित लवक का हरित लवक का रंग कैसा होगा? हरा होगा। अवर्णित लवक अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होगा। कैसा है? रंग नहीं। वर्णित लवक, वर्ण मतलब रंग, तो यह कैसा होगा? रंगीन। ये कैसा होगा? यह रंगीन होगा। दोस्तों अगर वहीं हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की बात करें, इनके कार्यों की बात करें, कार्यों की, तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। क्या होता है? भोजन निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। दोस्तों जाहिर सी बात है, जहाँ पर भोजन का निर्माण होगा उसे हम रसोई घर कहते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं किसे? क्लोरोप्लास्ट को। वहीं अवर्णित लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता, इसका कार्य क्या होता है? देखिए हम लोग ऊपर पढ़ा है, लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना तथा उसका संग्रहण करना, संचयन करना, है ना। तो इसका यही कार्य होता है। क्या होता है इसका कार्य? भोजन को संचित करना, भोजन को संचित करना। भोजन को संचित करना किसका कार्य होता है? ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट में भोजन को संचित किया जाता है, अर्थात अवर्णित लवक को ही इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है भोजन को संचित करना, भोजन का संग्रहण करना। दोस्तों एक और है हमारा जो वर्णिक लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना। क्या कार्य है? पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना। पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना किसका? क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है। पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना यह क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है। किस प्रकार का रंग दोस्तों? देखिएगा, जैसे हमारा टमाटर है,
टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है ना? तो वो होता है लाइकोपेन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन। लाइकोपेन। दोस्तों वहीं हम गाजर की बात करें, गाजर का जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण, है ना। अगर हम दोस्तों सेब की बात करें कि जो सेब का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो एथोसाइनिन। किसके कारण होता है? एथोसाइनिन। जो सेब में का लाल रंग का जो कारण है वो क्या है? एथोसाइनिन लवक। एथोसाइनिन लवक किसके कारण होता है? वो सेब में लाल रंग प्रदान करता है। दोस्तों एक और है ज़ैंथोफिल। जो हल्दी होती है ना हमारी, क्या? हल्दी। हल्दी में पीले रंग का कारण है ज़ैंथोफिल। क्या है? लिख लीजिएगा, ज़ैंथोफिल। वहीं पपीता में पीले रंग का जो कारण है कैरोटेनोल। क्या है? कैरोटेनॉइड। लिख देते हैं, कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड। पपीता में पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटेनॉइड, है ना। एक क्या है? एक लवक है, वर्णक है, कैरोटेनॉइड। दोस्तों एक और जो अवर्णित लवक होते हैं दोस्तों, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि अवर्णित लवक जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया, अर्थात ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एक है इलियोप्लास्ट। क्या? जो अवर्णित, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जो एमाइलोप्लास्ट है, क्या है? एमाइलोप्लास्ट। दोस्तों एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च का संचयन करता है। इसका काम क्या होता है? संचित करना। स्टार्च को संचित करता है एमाइलोप्लास्ट। किस संचित करता है? स्टार्च। स्टार्च को कौन संचित करता है? एमाइलोप्लास्ट। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है दोस्तों, यह प्रोटीन को संचित करता है। प्रोटीन को संचित करता है। और इलियोप्लास्ट वसा को संचित करता है। किस संचित करता है? वसा को संचित करता है। लवक को एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं अगर हम इसके कार्य की बात करें, इसका कार्य 2 कार्य होते हैं, भोजन का निर्माण करना और भोजन का संग्रहण करना, अर्थात भोजन का संचयन करना, भोजन को संचित करना। लवक की खोज हैकेल महोदय ने की। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगीन, इसका कोई रंग नहीं होता। जो वर्णित लवक हैं यह रंगहीन होता है। वहीं अगर हम इसके कार्य की बात करें, भोजन का निर्माण करना, रंग हरा होता है, भोजन का निर्माण हरे पत्तों में होता है, अर्थात इसे क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, भोजन को संचित करना। क्या करना? भोजन को संचित करना। यह 3 प्रकार का होता है, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। क्या? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। अगर हम एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो यह स्टार्च को संचित करता है। वहीं हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो यह प्रोटीन को संचित करता है। और इलियोप्लास्ट की बात करें तो यह वसा को संचित करता है ना। वहीं हम इसकी बात करें, क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना,
जैसे टमाटर है, सेब है ना, पपीता है, यानी फल को प्रदान करना, पेड़ों को रंग प्रदान करना, इत्यादि सब चीज़ें हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, लवक।